जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आप सभी के प्यारा सा यूट्यूब चैनल सफर इज सक्सेस लाइफ में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश का सबसे पहला लेसन है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका हम लोग आज एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन रेज किया जाता है बिहार बोर्ड में चैप्टर एवं राइटर से भी क्वेश्चन रेज किए जाते हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन है सर, महात्मा गांधी। जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे उसके राइटर नेम को भी आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो राइटर हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो राइटर कौन है, महात्मा गांधी। तो इनके बारे में थोड़ा सा जाना जरूरी है। तो यहाँ पर लिखा है कि मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह है कि मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और 1948 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। निधन किसके द्वारा हुआ था, तो नाथूराम गॉडसे के द्वारा निधन हुआ था। और इनका जन्म है ना गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ये भी आपको याद रखना। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे कहता है कि पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यहाँ पर यह है, पॉपुलरली का मतलब क्या होता है, लोकप्रिय रूप से। ठीक है, अर्थात महात्मा गांधी लोकप्रिय रूप से नॉन यानी जाने जाते हैं क्या, तो बापू के रूप में वो लोकप्रिय रूप से जाने जाते थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका है कि वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। मतलब क्या है कि वह एक राजनेता की तुलना में आध्यात्मिक नेता अधिक थे। स्पिरिचुअल लीडर का मतलब क्या होता है, आध्यात्मिक नेता। ठीक है, और यहाँ पॉलिटिशियन का मतलब क्या होता है, राजनीतिक। अर्थात यहाँ पर जो है ना वो एक राजनेता की तुलना में स्पिरिचुअल लीडर यानी आध्यात्मिक लीडर अधिक थे। चलिए उसके बाद आपका यहाँ पे है ही सक्सेसफुली है ना यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज अ चीफ रिस्पॉन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया अगेन इंडिपेंडेंस। इसका मतलब क्या है समझिए, ही सक्सेसफुली का मतलब क्या है, उन्होंने सफलतापूर्वक। ठीक है, उन्होंने सफलतापूर्वक। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए क्या लिखा हुआ, ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। यूज का मतलब क्या है, उपयोग किया। ट्रूथ का मतलब क्या है, सत्य और अहिंसा है ना। नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है, अहिंसा। अर्थात उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का प्रयोग मुख्य हथियार के रूप में करते हुए है ना भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी दिलाने में मदद की। अर्थात उन्होंने सत्य अहिंसा के दम पर भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ाद करवाया। कौन, तो महात्मा गांधी। इसका मतलब ये है। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट पंक्ति यहाँ पे कहता है कि फ्रॉम 19, ठीक है मैं थोड़ा सा जूम ही कर देता हूँ। ठीक है, चलिए फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। इसका मतलब क्या है समझिए कि 1900, ठीक है 1915 से 1948 तक, ठीक है 1915 से 1948 तक वह पूरी तरह से भारतीय राजनीति पर छाए रहे। कौन, महात्मा गांधी। उसके बाद है ही डाइड एट हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन 13 जनवरी 1948। इसका मतलब क्या है कि उन्हें मारा गया, या फिर है ना उन्हें मारा गया किसके द्वारा, या अर्थात उनका निधन हुआ किसके हाथों, एक फैनेटिक। फैनेटिक का मतलब क्या होता है सर, धर्मांध होता है। धर्मांध का मतलब जो धर्म में अंधा हो। ठीक है, तो या कट्टरपंथी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अर्थात उनका जन्म एक अंधभक्त या फिर बोल सकते हैं कट्टरपंथी के हाथों हुआ। कब हुआ, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ। किसके हाथों, तो एक कट्टरपंथी या फिर अंधभक्त बोल सकते हैं जिसका नाम क्या था, नाथूराम गॉडसे। चलिए उसके बाद आप यहाँ पर देखिए क्या है कि हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल है ना दैट ही रॉट फॉर यंग इंडिया एंड द स्पीचेज दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन। यहाँ पे इसका मतलब क्या है समझिए, है ना। इसका मतलब यहाँ पे यह है कि हिज ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या है, उनकी आत्मकथा। उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन रेज किया जाता है। ठीक है, कि महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, तो है ना माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये आपको याद रखना है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एंड है ना न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन है ना रिवेल हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो ए ग्रेट मास्टर ऑफ चास्ट। इसका मतलब क्या, मैं आपको बारीकी से बता देता हूँ कि उन्होंने अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में, ठीक है बहुत सारे अनेकों लेख लिखे जो उन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखे थे। ठीक है, और वह जो भाषण है ना, वह भाषण जो उन्होंने विभिन्न अवसरों पर दिए, ठीक है,
उसके बाद क्या है, वे सब उन्हें केवल मूल विचारक के रूप में नहीं बल्कि सादगी और मुहावरेदार अंग्रेजी के एक बेहतरीन गुरु के रूप में प्रकट करते हैं। किन्हें? तो महात्मा गांधी को, ये भी आपको याद रखना। चलिए उसके बाद आपका जो है ना यहाँ पे अगला पंक्ति कहता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अर्थात भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज़ सक्सेसफुली विथस्टूड द पासेज ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है यहाँ पे आपको समझना जरूरी है, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे यह है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, ठीक है, गांधी जी भारतीय सभ्यता के ठोस नींव के बारे में बात करते हैं, ठीक है। विथस्टूड द पासेज ऑफ टाइम, ठीक है, यानी ही सक्सेसफुली विथस्टूड द पासेज ऑफ टाइम, यानी कि इंडिया के जो है ना जो सभ्यता एवं संस्कृति है उसके बारे में गांधी जी ठोस रूप में है ना नींव देते हुए बातचीत करते हैं। और विथ स्टूड का मतलब क्या होता है? मुकाबला। विथ स्टूड का मतलब क्या होता है? मुकाबला। और पैसेज ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? पैसेज का मतलब हुआ बीतना, ठीक है। और टाइम का मतलब समय, यानी कि समय के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि उन्होंने समय के साथ सफलतापूर्वक मुकाबला किया या फिर टिका रहा, ये बात कौन बता रहे हैं? तो महात्मा गांधी जी बता रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर है क्या है? द वेस्टर्न civilization which has a tendency to privilege materiality cannot match the Indian civilization and that है ना elevates the moral being। यहाँ पे इसका मतलब क्या है ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है और इसे लगभग आपका एग्जाम में रहता ही रहता है, ठीक है। तो ये भी आपको समझना यहाँ पे जरूरी है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन अर्थात पश्चिमी जो देश है हमारा, ठीक है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, उसकी तुलना में जो है इंडियन का मोरालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा मोरल बीइंग है, ठीक है। मतलब पश्चिमी देश क्या है कि वो जो है ना टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटालिटी, यानी कि मेटालिटी पर वो निर्भर करता है, लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो मोरल बीइंग अर्थात नैतिकता विनम्रता पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे पंक्ति नंबर अर्थात पैराग्राफ 1 को भी समझ ही लेते हैं, ठीक है। पैराग्राफ 1 में क्या लिखा हुआ कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ ना इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बिटन इन द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है यहाँ पे पता है? आई बिलीव डैट, मैं मानता हूँ या फिर मैं विश्वास करता हूँ। आई बिलीव डैट का मतलब क्या है? मैं मानता हूँ या फिर मैं विश्वास करता हूँ कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है, ठीक है। वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? विकसित करना, है ना। तो भारत ने जो सभ्यता विकसित की है इज़ नॉट बिटन इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में चुनौती नहीं दिया जा सकता, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका यहाँ पे है नथिंग कैन इक्वल द सीड्स, है ना, सोन बाय आवर एंसेस्टर। इसका मतलब क्या है? नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर, यानी हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीज। सीड का मतलब क्या होता है सर? सीड का मतलब होता है आपका बीज, ठीक है। अर्थात हमारे पूर्वजों द्वारा जो बोए गए बीज के बराबर कुछ भी नहीं हो सकता। अगला है यहाँ पे कि रोम एंड ग्रीस शेयर्ड द, ठीक है, ग्रीक शेयर्ड द सेम फैट, द माइट ऑफ द फारो, है ना, वाज ब्रोकन, जापान हैज़ बिकन वेस्टर्नाइज्ड ऑफ चाइना, नथिंग कैन बी सेड बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन। यहाँ पर इसका मतलब क्या है आपको बारीकी से समझना है चीज़ों को, ठीक है। रोम एंड ग्रीस शेयर द सेम फैट, द माइट ऑफ द फारो, यानी कि रोम दुनिया से मिट गया, ग्रीस का वही हाल हुआ, ठीक है। ग्रीस का भी क्या हुआ? वही हाल हुआ। फिरो का मतलब क्या होता है? फारो जो है मिस्र के राजा को बोलते हैं ना। फिरौन के बल टूट गए, है ना। फारो वाज ब्रोकन, ब्रोकन का मतलब क्या है कि उनका जो बल टूट गया, रोम दुनिया से मिट गया, ठीक है। और जापान जो है वह पश्चिमी वेस्टर्न, यानी कि पश्चिमी देशों जैसा बन गया, है ना। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड फॉर, यानी कि क्या है? जापान जो है वह पश्चिमी देश जैसा बन गया। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है कि चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, ठीक है। बट इंडिया इज स्टिल, इसका मतलब क्या है? लेकिन अपना जो इंडिया है वो अभी भी है। समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, इसका मतलब क्या है? समहाउ का मतलब होता है किसी ना किसी तरह, ठीक है। साउंड एट द फाउंडेशन, यहाँ पे इसका मतलब क्या है समझिए, यानी अपनी नींव जमा रखे हुए, यानी इंडिया अभी तक, ठीक है, किसी ना किसी तरह अपनी जो नींव है उसको बनाए रखें, यानी कि अपनी जो सभ्यता संस्कृति है उसको बचाए रखें, ठीक है। बाद बाकी जो भी है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जापान का वही हाल हुआ, वो भी वेस्टर्न जैसा बन गया। चाइना के भी तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, लेकिन इंडिया का जो सिविलाइजेशन है वह जैसे तैसे करके अपने
अस्तित्व को बनाए हुए हैं अभी, ठीक है। उसके बाद है द पीपल ऑफ यूरोपन लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मीन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम the Europeans imagine that they will avoid the mistake of Greece and Rome. Such is their pitiable condition. यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मैं आपको बारीकी से तहे दिल से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए, अर्थात यहाँ पर क्या है कि पीपुल ऑफ द यूरोपियन लर्न देयर लेसन, इसका मतलब क्या है यहाँ पे समझिए, है ना। लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मीन ऑफ ग्रीस और रोम, यानी यूरोप के लोग ग्रीस या रोम के लेखन से सबक सीखते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है, सबक सीखते हैं विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर ग्लोरी, है ना, विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर ग्लोरी, जो अब अपने पूर्व महिमा में मौजूद नहीं है। उसके बाद यहाँ पर है इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियन इमेजिन दैट, है ना, दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम। और इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इसको आपको समझना है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीख करने, है ना, उनसे सीखने की कोशिश में द यूरोपियन इमेजिन दैट, यूरोपियन मान बैठे हैं, है ना, दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस और रोम। इसका मतलब क्या है कि, है ना, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियन मीन्स इमेजिन दैट, है ना, दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम। इसका मतलब यहाँ पर क्या है समझिए कि वे ग्रीस और रोम की गलतियों से बच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सच इज़ देयर पिटिएबल कंडीशन, यानी कि ऐसा उनकी स्थिति है। सच का मतलब क्या होता है, ऐसा, और पिटिएबल कंडीशन माने दयनीय स्थिति, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे, है ना, पैराग्राफ 1 तक कंप्लीट कर लिए हैं। पैराग्राफ 1 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको, ठीक है, 2-3 पैराग्राफ का और बता दूंगा, ठीक है। 2-3 वीडियो लेक्चर के माध्यम से इसको हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा ही समझिए, अच्छे से समझिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपना, है ना, विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कम से कम 5 दोस्तों में तो आपको शेयर करना ही करना है, ठीक है। और चैनल पर यदि आप नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को, गुड नाइट, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय सभी को।